नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो हम शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी से लैंडस्लाइड्स के बारे में। देखो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही थी। इसकी वजह से बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए और ब्यास नदी में पानी का लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से जगह जगह फ्लैश फ्लड्स आई। 100 के आसपास लोगों की जानें चली गई और बहुत से जो टूरिस्ट थे वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में खास करके कुल्लू मनाली में फंस गए। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन देखो हम लैंडस्लाइड्स की ना साइंस समझते हैं। आप सब यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो। लैंडस्लाइड का बेसिक मतलब तो आपको पता है। जब देखो पहाड़ से एकदम से रॉक्स, चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर या फिर सोयल एकदम से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है लैंडस्लाइड्स। लेकिन बिल्कुल बारीकी से हम इसका मतलब समझते हैं। जैसे देखो मान लीजिए ये पहाड़ है, यहां पे ये पहाड़ है। अब पहाड़ में ना आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सोयल होती है, चट्टाने होती हैं। पहाड़ बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। अब नीचे की साइड लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है नीचे की साइड। लेकिन एक तो फोर्स है जो पहाड़ को स्टेबल रखे हुए है, जिसकी वजह से वो सारे पत्थर वगैरह नीचे नहीं आ रहे हैं। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है फ्रिक्शन की। नीचे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन पहाड़ में जो पत्थर है ना, सोयल है, उनको एक फोर्स स्टेबल रखी हुई है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ रहे हैं। वो फोर्स है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन उनको नीचे नहीं आने देता। लेकिन देखो पहाड़ में पत्थरों के बीच में, सोयल और पत्थरों के बीच में अगर फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाए ना ग्रेविटी से, तो फिर वो नीचे आ जाएंगे। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल्स की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए पहाड़ एकदम से स्टीप है। स्टीप है तो ग्रेविटी ज्यादा होती है। ऐसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स ज्यादा होते हैं जहां पे बिल्कुल स्टीप पहाड़ होते हैं। लेकिन मान लीजिए एंगल स्टीप नहीं है, ग्रेजुअल है, ऐसा पहाड़ है जिसमें एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। ऐसे पहाड़ों में लैंडस्लाइड्स कम होते हैं, क्योंकि ऐसे पहाड़ों में जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, रिलेटिवली कम होती है। समझ गए? तो ये हमने एंगल की सहायता से जाना। अब देखो पहाड़ में जिन जिन चीजों से पहाड़ बना है, मान लीजिए सोइल है, पत्थर हैं, उनका कंपोजिशन क्या है आपस में। अगर देखो सोइल लूज है तो लूज सोइल है, जाहिर तौर पे ज्यादा संभावना है नीचे आने की, लैंडस्लाइड्स होने की। अगर देखो मान लीजिए बहुत ज्यादा वेदर्ड रॉक्स हैं, वेदर्ड रॉक्स मतलब मौसम के थपेड़े बहुत ज्यादा लगे हैं, मौसम की वजह से चट्टानों का आपस में, पहाड़ में जो कंपोजिशन है रॉक्स का आपस में, पत्थरों का, वो कमजोर हो चुका है। तो ऐसे जो रॉक्स होती हैं जिन पे मौसम की मार बहुत ज्यादा पड़ी है, उनकी भी संभावना है ज्यादा जल्दी नीचे आने की, मतलब फ्रिक्शन उनमें लूज हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन सिंपल ये है कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड्स ज्यादा क्यों होते हैं? आप एक दो रीजन तो मुझे पता है ढूंढ लोगे कि बारिश आई, ऊपर से पानी आया और नीचे पत्थरों को नीचे बहा के ले गया। चलो ये तो सिंपल सा रीजन है। थोड़ा देखो और ज्यादा आप साइंटिफिक डिटेल्स में जाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि पहाड़ स्टेबल रहता है क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स होती है। जैसे सोयल है, सोयल के पार्टिकल ना इस प्रकार से आपस में ना इंटरलॉक्ड हैं। हाथ देखिए, इंटरलॉक्ड हैं, फ्रिक्शन है आपस में, तो इसकी वजह से ना वो नीचे नहीं आ रहे। लेकिन देखो जैसे ही बारिश आती है ना, तो बारिश का पानी ना सोयल के पार्टिकल्स में ना धीरे धीरे, जैसे ये स्पेस था, ये स्पेस है ना ऐसे, अब इस खाली स्पेस में ना बारिश का जो पानी है ना फिल होना स्टार्ट हो जाता है। अब जितनी जगह थी बारिश का पानी सोइल पार्टिकल्स के बीच में फिल हो गया। अब एक्स्ट्रा पानी आया, एक्सेस में पानी आया, तो एक्सेस में जो पानी आएगा ना वो ऊपर जमा होता जाएगा। वो क्या करेगा? वो सोइल पार्टिकल्स को फोर्स करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। इवन और भी काफी सारे इसके पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताता हूं। सोइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन की फोर्स है, पानी की वजह से ना फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आप देखते होंगे जैसे वाटर पार्क होता है, गीला पानी होता है, मतलब जहां पे एकदम से स्लाइड करते हैं ना, वो स्पेस स्लिपी सा होता है, तिसलने वाला होता है, तो आप एकदम से नीचे जाते हो। मान लीजिए वो सेम चीज मान लीजिए वो सेम चीज अगर वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आप एकदम से स्लाइड नहीं करोगे। समझ गए? तो सोयल पार्टिकल्स में फ्रिक्शन कम हो जाता है वाटर की वजह से। तो ये रीजंस हैं कि जैसे ही बारिश आती है ना एकदम से ज्यादा, सोयल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। और भी रीजंस हैं रीजंस जैसे कि देखो सोयल पार्टिकल्स के बीच में
जितना पानी फिल हो सकता था हो गया, बाकी एक्सेस में जो वाटर है वो ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब देखो चट्टान जो है, पहाड़ जो है, उसके बीच में सॉइल पार्टिकल्स भारी होते गए क्योंकि एक्सेस वाटर है ऊपर। अब नीचे का जो एरिया है ना पहाड़ का, वो इतने भारी पत्थरों को और सॉइल पार्टिकल्स जो अब पहले से भारी हो गए हैं उनको संभाल नहीं सकता, इसलिए पहाड़ का नीचे का जो पोर्शन है ना वो वीक हो जाता है, वो नीचे खिसक जाता है और पूरे का पूरा जो पहाड़ है कई बार नीचे आ जाता है। समझ गए? ये भी एक रीजन है। अब देखो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं लैंडस्लाइड्स के, जैसे कि देखो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल देखो जगह जगह कंस्ट्रक्शन होती है तो पहाड़ के स्लोप को काटा जाता है, घर बनाया जाता है या फिर रोड बनाया जाता है। इन एक्टिविटीज की वजह से ना तो पहाड़ की जो स्टेबिलिटी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो लूज हो जाती है और ज्यादा संभावना रहती है कि जिन रॉक्स और पत्थरों की हमने बात की वो नीचे आएंगे। इसके अलावा देखो डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहाड़ों पे अगर पेड़ है ना, पेड़ के जो रूट्स है ना वो इन सब चीजों को ना स्टेबल रखती हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, मिट्टी है, इन सब चीजों को स्टेबल रखती हैं जो पेड़ों की रूट्स होती हैं। लेकिन आपने पेड़ ही काट दिए तो मतलब जो पहले स्टेबिलिटी थी वो अब पहले से कमजोर हो गई और संभावना बढ़ जाती है, जो हमने बात की कि रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, वो सब नीचे आएंगे। अब ये लैंडस्लाइड्स भी काफी तरह का होता है। एक होता है मड लैंडस्लाइड्स, जिसमें देखो मिट्टी, पत्थरों के साथ साथ पानी भी आता है, ये भयंकर होता है। ये मड लैंडस्लाइड है जो आपने यहां पे देखा। ये देखो मनाली की जो पूरी सड़कें हैं अलग अलग एरियाज की, वहां पे ये मड स्लाइड देखने को मिला। और सिंपल डेब्रीज का मतलब ये होता है जब मिक्सचर आता है सोयल, पत्थरों का और चट्टानों का, जो मिक्सचर एकदम से नीचे आता है ना, इसे डेब्रीज कहा जाता है। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब कमेंट बॉक्स में, कैसे लैंडस्लाइड्स को हम एड्रेस कर सकते हैं, मतलब आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंट करने के। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आज के डिस्कशन का नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर से संबंधित है। आप देखो यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड और सिक्योरिटी यानी जो जीएस पेपर 3 में है वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो कंटेस्ट ये है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने ना एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इन्होंने इंडिया को बोला कि आप मणिपुर में वायलेंस खत्म कीजिए, वहां पे पीस इस्टेब्लिश कीजिए और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना उसे रोकिए, यानी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कीजिए। एक प्रकार से ना यूरोपियन पार्लियामेंट ने यह मान लिया कि मणिपुर की जो वायलेंस है ना ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन इशू है। देखो ना तो ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन इशू है और ना ही जैसा कि कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल इशू है। नहीं है, क्या पूरा मामला हम समझते हैं। देखो मणिपुर में ना 3 मई से वायलेंस चल रहा है। वैसे तो आपको पूरा बैकग्राउंड पता होगा लेकिन 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। उससे पहले में ना आप मणिपुर की ज्योग्राफी समझिए। मणिपुर की ज्योग्राफी इस प्रकार से है, बीच में है इंफाल वैली। इंफाल जो है राजधानी है मणिपुर की, ये एक वैली है जो कि चारों ओर से घिरी हुई है हिल से, पहाड़ियों से। तो ये ज्योग्राफी है। अब देखो वैली में जो लोग रहते हैं ना, किस एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, मैतीज रहते हैं वैली में। बीच में जो वैली है यहां पे रहते हैं मैतीज, जो कि एक एथनिक ग्रुप है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, अब ठीक है। यहां पे रहते हैं मैतीज, आप कलर से भी देख सकते हो। अब वैली वाला जो एरिया है ना मणिपुर के टोटल एरिया का वो 10% है, और जो चारों ओर हिल्स है ना ये जो एरिया है मणिपुर के टोटल एरिया का है 90%। और वैली में रहते हैं मैती ग्रुप के लोग। पहाड़ियों में कौन रहते हैं? पहाड़ियों में रहते हैं ट्राइबल लोग। अब देखो बहुत सारे ट्राइब्स के लोग रहते हैं जिसमें से 2 मेन हैं, एक कुकी जो ग्रुप यानी कुकी और उनके रिलेशन में आने वाले दूसरे एथनिक ग्रुप, और दूसरा बड़ा एथनिक ग्रुप जो हिल्स में रहता है वो है नागाज। ऊपर जो नागालैंड से लगता एरिया है ना यहां पे नागाज रहते हैं, ये ग्रीन कलर वाला जो एरिया है। और नीचे ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है पहाड़ियों में, यहां पे रहते हैं कुकी, यानी मिजोरम के साथ जो लगता एरिया है वहां पे कुकी रहते हैं।
ऊपर नागालैंड के साथ लगता जो एरिया है वहां पे नागा रहते हैं। कुकीजो और नागा दोनों ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो पहाड़ियों में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं। बीच में वैली में मैतीज रहते हैं जो नॉन ट्राइबल हैं। अब देखो टोटल ना 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मणिपुर में, जिसमें से ना 20 जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। लेकिन देखो बाकी बची 40 के 40 पर ना मैतीज का कब्जा है। मेती मुख्यमंत्री है अभी। हम देखो दोनों का पर्सपेक्टिव जानते हैं। पहले मेती लोगों का पर्सपेक्टिव जानते हैं। मेती लोगों का यह कहना है मणिपुर के टोटल एरिया का हमारे पास सिर्फ 10% एरिया है। जो हिल्स वाले लोग हैं वो वैली में आके जमीन खरीद सकते हैं, बट हम हिल्स में जाके जमीन नहीं खरीद सकते। हिल वाले लोगों को एससी स्टेटस हासिल है, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, बट हमें रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। जबकि देखो हिल्स वाले लोगों का यह कहना है, यानी ट्राइबल लोगों का, कि हमारे पास ना टोटल 90% एरिया है, बट फिर भी सारा बजट जो जाता है वो प्लेन एरिया वाले वैली को जाता है। हिल्स को बहुत कम बजट एलोकेट किया जाता है, हम पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। विधानसभा में और दूसरी जगहों पर मैतीज की रिप्रेजेंटेशन है, हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हिल्स वाले लोग रिलेटिवली गरीब हैं और मणिपुर के प्रशासन में ज़्यादातर लोग मैती कम्युनिटी के हैं, इसलिए वो मैती कम्युनिटी के लोगों का ही साथ देते हैं। इवन पुलिस भी, सरकार भी, सब उन्हीं का साथ देती हैं और हमारे खिलाफ जाके काम करती हैं। अब देखो काफ़ी समय से ना हिल्स के लोगों में ना खास करके एथनिक जो कम्युनिटी के जो लोग हैं ना उनमें गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक रीज़न आपको बताता हूं। हिल्स में ना एथनिक जो कम्युनिटी के कुछ जो सेटलमेंट्स थे ना उनको हटा दिया गया। मणिपुर की सरकार ने बोला कि रिजर्व फॉरेस्ट को एंक्रोच करके ये सेटलमेंट इस्टाब्लिश की गई है, ये घर बनाया गया है। तो मणिपुर की सरकार ने कुछ घरों को तोड़फोड़ दिया एंक्रोचमेंट बोल के कि रिजर्व फॉरेस्ट में एंक्रोचमेंट है। फिर ना 3 मई को ना मणिपुर की हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, जिसके बाद असली वायलेंस पैदा हुआ। मणिपुर की हाईकोर्ट ने मणिपुर की सरकार को बोला कि मणिपुर की सरकार कंसीडर करे मैती कम्युनिटी को भी रिजर्वेशन देने के बारे में। तो ये फैसले के बाद ना जो हिल्स में ट्राइबल लोग रहते हैं उनको डर लगने लगा कि मैती कम्युनिटी के लोगों की रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी ज़्यादा है सरकार में, और अगर उन्हें रिजर्वेशन मिल गया फिर तो देखो जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस में उन्हीं का बोलबाला रहेगा और हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने ना हिल्स में रहने वाले ट्राइबल लोगों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। बट ना ये जो प्रोटेस्ट है ना बाद में एथनिक टेंशंस को फ्यूल देने का काम कर गया। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल इशू क्यों नहीं रह गया है। हिल्स में ना नागाज भी रहते हैं और कुकी जो कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, बट अभी जो मेन लड़ाई है ना वो मैतीज और कुकीज के बीच में है। नागाज जो हैं अभी एथनिक टेंशंस में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो इसलिए ये पूरी तरह से यूं नहीं कह सकते कि ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल इशू है। अगर ऐसा होता तो नागा ट्राइब भी तो रहती है ना मणिपुर में, लेकिन नागा ट्राइब के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। अभी मणिपुर में ना भयंकर टेंशंस हैं 2 कम्युनिटी के बीच में। कौन कौन सी कम्युनिटीज के बीच में? एक तरफ मैती और दूसरी तरफ है कुकी-जो। और ये नफरत दोनों कम्युनिटीज के बीच में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, दोनों अब एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं हैं बिल्कुल भी। पहले बहुत सारे कुकी-जो कम्युनिटी के लोग इंफाल वैली में आके काम करते थे, बट जैसे ही दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन पैदा हुई, कुकी-जो कम्युनिटी के लोग डिस्प्लेस हो गए, भाग गए वैली को छोड़ के, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मेती लोग हमें मार देंगे। तो या तो वो ऊपर चले गए पहाड़ियों में, हिल्स में, या फिर वो दूसरे राज्यों में चले गए। लेकिन अब वो अपनी राजधानी इंफाल में आने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है सरकार उनको बुला रही है, मणिपुर की सरकार। जैसे जो लोग भागे हैं उनमें से बहुत सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। मणिपुर की सरकार बुला रही है, आप काम करिए आके, नहीं तो हम आपको पे नहीं देंगे। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यार हम कुकी हैं, आप हमें बुला रहे हो इंफाल वैली में जहां पे मैतीज का दबदबा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पे हमला हो चुका है, कुकी लोगों पे हम आएंगे तो ये हमारे डेथ वारंट के समान है। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है
जैसे ये वैली में रहते हैं कौन, मैती, और पहाड़ियों में कौन, यहाँ पे नीचे वाले एरिया में कुकी। तो ये बॉर्डर वाले विलेजेस है ना, यहाँ पे ना बंकर बनाए हुए हैं। दोनों कम्युनिटी ने अपने अपने विलेजेस के चारों ओर बंकर बनाए हुए हैं ताकि दूसरी कम्युनिटी के लोग हम पर हमला ना कर दें। विलेज डिफेंस कमेटी बनी हुई है। और हालात ना इसलिए भी बुरे हो गए, 4000 या फिर उससे भी ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन्स, हाई क्लास वेपन्स चोरी हो गए स्टेट गवर्नमेंट की आर्मरी से। अब देखो ये जो वेपन्स है ना, ये पहुंच चुके हैं इवन इंसर्जेंट ग्रुप्स के हाथों में, इवन उन ग्रुप्स के हाथों में जो एंटी नेशनल हैं, जो देश के अगेंस्ट हैं। प्रशासन के लिए यहां पे बहुत बड़ी चुनौती है। मणिपुर की पुलिस के ऊपर तो कुकी ग्रुप्स का भरोसा है ही नहीं बिल्कुल भी। कुकी ग्रुप्स को लगता है कि मणिपुर की पुलिस मैती ग्रुप्स का साथ दे रही है। अब वहां पे मेन जो सुरक्षा देने के लिए कमान संभाली हुई है ना, वो आर्मी और असम राइफल्स ने संभाली हुई है। बट दिक्कत ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू और दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इनके बीच में ना लाइन बहुत थिन है। मतलब कि जो इतने सारे हथियार चुराए गए हैं, अब वो देखो उसका इस्तेमाल किसी कम्युनिटी के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है या फिर उनका इस्तेमाल इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है इंडिया से अलग होने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को पता नहीं लगता। ऊपर से देखो सिचुएशन इसलिए भी खराब हो गई है क्योंकि कुकी ग्रुप के लोग जो है ना, वो म्यांमार में भी रहते हैं। और जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ है, म्यांमार से बहुत से कुकी इंसर्जेंट्स देश में आ गए हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों का साथ देने के लिए। अब म्यांमार में जो कुकी इंसर्जेंट्स रहते हैं ना, उनमें से बहुत से इंसर्जेंट्स बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर में आ गए ताकि अपनी कम्युनिटी के लोगों का साथ दिया जा सके। अब मैं बताता हूं ये रिलीजियस इशू क्यों नहीं है। देखो, पहली तो बात, ये जो नैरेटिव प्रेजेंट किया जा रहा है ना कि मैती हिंदू हैं, जो कि कुकीज क्रिश्चियन है, तो हिंदू मैतीज क्रिश्चियन कुकीज का उत्पीड़न कर रहे हैं, इनकी एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हैं। देखो, एथनिक ग्रुप्स में मत जाइए, एक बार रिलीजन पे जाइए। सिर्फ हिंदू मैतीज नहीं है, जितने टोटल मैतीज हैं ना मणिपुर में, उसमें से 60% हिंदूज हैं, 20% मुस्लिम हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। तो जाहिर तौर पे ये रिलीजियस इशू नहीं है। अगर देखो मैतीज के द्वारा क्रिश्चियंस को मारा जाता तो इवन क्रिश्चियन भी तो मैतीज है ना। कुछ मैतीज तो ऐसे हैं जो खुद क्रिश्चियन हैं। ट्राइबल इशू इसलिए नहीं है, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, क्योंकि नागा ट्राइब अभी वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक प्रकार से एथनिक टेंशंस है मैतीज वर्सेस कुकी जो ग्रुप्स के बीच में। 1990s में मणिपुर में एथनिक क्लैशेस हुए थे दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में। एक तरफ कुकी ग्रुप था और दूसरी तरफ नागा ग्रुप था। अभी सॉल्यूशन क्या है? देखो सिंपल, अगर सच्चाई बोलूं तो सिचुएशन काफी खराब है मणिपुर में। सरकार कहती है कि वायलेंस कम हो रहा है, 150 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन टेंशंस बहुत बढ़ गई हैं दो कम्युनिटीज के बीच में। अब उनका एक साथ रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुकी ग्रुप के लोगों का यह कहना है, हमारे लिए अलग से गवर्नेंस का प्रोविजन आप कर दीजिए, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, हम मैती ग्रुप के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन मैती ग्रुप के लोग ये बोलते हैं कि मणिपुर का जितना एरिया है उतना ही रहना चाहिए, एरिया कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये भी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि मणिपुर का जो ये कुकी वाला एरिया है इसे मिजोरम से मिला दिया जाए। लेकिन मैती ग्रुप के लोग इसके लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं कि आपको जाना है तो जाओ, लेकिन एरिया नहीं देंगे, हम मणिपुर का 1 इंच भी मिजोरम के साथ नहीं शामिल होने देंगे। अभी मणिपुर की जो जैसी इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वैसी ही बरकरार रहनी चाहिए, ये मैती ग्रुप के लोगों का कहना है। एक टर्म है देखो, ड्यूरेबल डिसऑर्डर। ड्यूरेबल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है जब किसी जगह पे लंबे समय तक डिसऑर्डर रहता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का अभाव, कैओस रहता है, उस सिचुएशन को कहते हैं ड्यूरेबल डिसऑर्डर। तो मणिपुर में देखो अभी फिलहाल वही सिचुएशन है ड्यूरेबल डिसऑर्डर की। इतने सारे वेपन्स गायब हैं, 4000 से भी ज्यादा। पहली बात, वो गायब हुए कैसे? क्या प्रशासन की मिलीभगत थी? अगर नहीं थी
तो अब वो किन के पास में है, क्या फर्क पड़ेगा, अभी जो मणिपुर की यंग जनरेशन है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, वो ये सब लोग ये सब चीजें देख रहे हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। फ्यूचर में क्या गारंटी है ये वेपन्स देश के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल होंगे। जो एंटी इंडिया ग्रुप्स वहां पे एक्टिव हैं वो तो हंस रहे होंगे अभी की सिचुएशन पे और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्रधानमंत्री मोदी ने ना 8 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनको अष्टलक्ष्मी कहा था, यानी गोडेस लक्ष्मी की 8 ये फॉर्म हैं। बट देखो मणिपुर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। सरकार को जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कैसे भी करके विभिन्न ग्रुप्स को बातचीत में इन्वॉल्व करके यहां पे पीस इस्टेब्लिश हो किसी भी कीमत पे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वर्डिक्ट से संबंधित है जो कि राइटर के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। केस का नाम है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में देखो एक कपल के द्वारा पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कपल में एक हिंदू है एक मुस्लिम है। इन्होंने ना ये बोला कोर्ट को कि हमें ना आप पुलिस से सुरक्षा प्रोवाइड कीजिए। चूंकि देखो कपल इंटरफेथ से रिलेटेड है, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हैं लड़का लड़की में। पुलिस इनको हरास कर रही थी कपल के अनुसार घर वालों के कहने पर। तो इन्होंने ना कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि आप हमें पुलिस के हरासमेंट से पुलिस के टॉर्चर से बचाइए। अब कायदे से देखो संविधान के हिसाब से एक्ट करना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट को, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ख्याल नहीं रखा। आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। इसका मतलब है वो मोरल वैल्यूज जो संविधान में इंश्राइंड हैं, जैसे देखो जस्टिस, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ये सब। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ये चीज भी आती है, संविधान के इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना जिम्मेदारी है ना सिर्फ देखो जजेस की बल्कि देश के हर एक नागरिक की। इवन उस सिचुएशन में भी तब आपके जो पर्सनल बिलीफ्स या डिजायर्स हैं वो संविधान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, लेकिन सामने वाले पर्सन के जो विचार हैं मेरे विचार से अलग हैं, बट फिर भी मैं उसकी बात को सुन रहा हूं, मैं उसकी बात की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मतलब मैंने संविधान के प्रिंसिपल्स का पालन किया इवन उस सिचुएशन में भी जब मेरे पर्सनल विचार अलग थे सामने वाले के विचारों से। और एग्जांपल्स देख लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। जैसे देखो कई बार ना जज ऐसे फैसले देते हैं जो पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जजेस ने कुछ ऐसा फैसला दिया हो जो पॉपुलर ओपिनियन यानी जनता की ओपिनियन से अलग है, लेकिन फिर भी संविधान के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जज ने वो फैसला दिया हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है। बट देखो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ना कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी को ज्यादा तवज्जो दी। कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी को ज्यादा तवज्जो दी कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। ये जो कपल था, एक हिंदू एक मुस्लिम, इन्होंने अभी शादी नहीं की, ये लिव इन रिलेशनशिप में है। अब देखो हमारे समाज में ना लिव इन रिलेशनशिप को गलत माना जाता है। तो ना जज ने क्या बोला कि आप जो कर रहे हो ना अभी लिव इन रिलेशनशिप में हो, ये गलत है। तो सोशल मोरालिटी पे ज्यादा फोकस किया जज ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने यह भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं किया है। इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने यह भी बोला कि देखो इस्लाम में किस करना, टच करना, घूरना शादी से पहले ये सब चीजें हराम हैं। और एक बात यह भी बोली, सीआरपीसी सेक्शन 125 वाइफ को मेंटेनेंस की बात करता है। ये सेक्शन जज ने बोला कि देखो ये मेंटेनेंस जो है वो वाइफ्स को जाना चाहिए, वाइफ्स के अलावा किसी दूसरी वुमन को पैसा नहीं जाना चाहिए मेंटेनेंस का। मतलब राइटर देखो ये कहना चाहते हैं, पहली चीज ये जो केस था ना, ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का था।
सोशल मोरालिटी बेशक कहती है कि लिव इन रिलेशनशिप खराब है, शादी से पहले इस प्रकार के बिहेवियर में संलिप्त नहीं होना चाहिए, बट देखो जज का काम ना ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करना, ना कि सोशल मोरालिटी को। संविधान में आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला, तो उसके अनुसार कपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को साइट किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप किसी को प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड करो। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाले डिसीजंस दिए हैं। जैसे देखो, समाज में ना अडल्ट्री को गलत माना जाता है, आपको भी पता है। अडल्ट्री मतलब कोई स्पाउस, पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है या फिर करती है, ये अडल्ट्री है। पहले ना ये क्रिमिनलाइज हुआ करता था। पति अगर अपनी पत्नी की मर्जी के बिना किसी और के साथ में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो इसे एक अपराध माना जाता था आईपीसी सेक्शन 497 के अंतर्गत, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे फोकस किया, ना कि सोशल मोरालिटी पे। समाज में तो अभी भी ये चीज गलती मानी जाती है, पति पत्नी के प्रति लॉयल है, पति पत्नी के प्रति लॉयल है। फिडिलिटी ये एक वैल्यू है, बट ये वैल्यू लाना स्टेट का काम नहीं है, सरकार का काम नहीं है। इवन और भी आप देख लीजिए एग्जांपल्स। 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 स्ट्राइक डाउन कर दिया। पहले सेम सेक्स रिलेशंस को गलत माना जाता था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब पॉपुलर बिलीफ बेशक ये हो सकता है कि सेम सेक्स रिलेशन गलत है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे ज्यादा फोकस किया कि हर एक को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। स्टेट का काम नहीं है ये बताना क्या सही या क्या गलत है, स्टेट का काम है किसी की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। इवन 2006 में लता सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बोला था, कोई भी अडल्ट अगर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करता है तो उसको अगर किसी और के द्वारा हरास किया जाता है तो ये अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, पुलिस अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करना। और सुरक्षा मांगने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास जब कपल गया तो उनको सोशल मोरालिटी का पाठ पढ़ाया गया। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलना चाहती थी कि आप शादी करते तो हमारे पास आते तो मैं आपकी बात सुनता, आपने शादी नहीं की, आप लिव इन में रह रहे हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन के नाम पे, मतलब संविधान के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के नाम पे अपने जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं जज के, उन्होंने वो सुना दिए केस में। उन्होंने अपने बिलीव्स को लिख दिया जजमेंट में, जबकि उन्हें संविधान के हिसाब से एक्ट करना चाहिए था। जब देखो पिटिशनर ने ना इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट की इन सभी जजमेंट्स को सामने रखा, लता सिंह 2006 केस और बाकी नवतेज सिंह जौहर 2018 केस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने ये बोल दिया ये सारी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर केस में दी थी, ये जजमेंट्स इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती। तो कुल मिला के राइटर बोलते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो जजमेंट दी है वो घोर जुडिशियल इनडिसिप्लिन है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उम्मीद की जाती है सुप्रीम कोर्ट अब जल्द से जल्द इस जजमेंट को ठीक करने का काम करेगा और उन लोगों को यानी कपल को सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करेगा जिन्हें पुलिस हरास कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक क्वेश्चन रेज करता है। राइटर तो देखो वैसे एक पक्ष ले लेते हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों को जानते हैं। क्या साइंटिस्ट को पॉलिटिकल डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से, इवन जीएस पेपर 4 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, पिछले हफ्ते 500 के आसपास साइंटिस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एक खत लिखा और उन्हें क्रिटिसाइज किया कि आपने अपने कंपाउंड में एक कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस पर डिस्कशन को क्यों नहीं होने दिया। तो जिन 500 साइंटिस्ट ने उस लेटर को साइन किया था ना, उसमें से 2 साइंटिस्ट मोहाली के थे। मोहाली में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इस संस्थान के 2 साइंटिस्ट थे जिसको डायरेक्टर ने ना शोकाज नोटिस जारी कर दिया और बोला कि आपने क्यों इस लेटर को साइन किया। तो अब उसी इशू के बाद में ये पूरा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है। राइटर कहते हैं देखो
साइंटिस्ट को आमतौर पे ये बोला जाता है कि बस आप अपने काम पे यानी साइंस पे ध्यान दीजिए, लेकिन साइंटिस्ट भी समाज का हिस्सा हैं। समाज में अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर राय व्यक्त करना, अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलना, ये साइंटिस्ट की भी ड्यूटी है। साइंटिस्ट को सरकार ने मौका दिया है कि आप क्रिटिकल इंक्वायरी कीजिए जिससे समाज को फायदा हो। तो ये साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के लिए कुछ करें, अगर इनजस्टिस हो रहा है तो उस पर बोलें। और देखो, आप साइंस को ना पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, अब क्लाइमेट चेंज में आपको पता है ज्यादातर देश कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पे इक्विटी का इशू आ जाता है कि आप गरीब देशों को नहीं बोल सकते कि आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कीजिए, वो बेचारे ऑलरेडी गरीब हैं। तो साइंटिस्ट जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, क्या वो इन इश्यूज से अपने आप को अलग कर सकते हैं? अब जो साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में बहुत सारे एथिकल डायलेमा हैं, तो क्या साइंटिस्ट इससे अपने आप को अलग कर सकते हैं? साइंस को पॉलिटिक्स से आप अलग नहीं कर सकते एक लेवल से ज्यादा। तो ये राइटर के कंसर्न्स हैं। और देखो, जो मोहाली के संस्थान के डायरेक्टर है ना, उन्होंने बोला कि आपने जो कुछ किया है ना वो सिविल सर्विस रूल्स 1964 के अगेंस्ट जाके काम किया है। तो राइटर का ये कहना है, पहली चीज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में एक ऑर्डर दिया था कि ये सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स है ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी चीज, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इवन ये रूल्स अप्लाई भी होते हैं तो ये रूल्स वंचित नहीं कर सकते देश के सिटीजन्स को उनके राइट ऑफ फ्री स्पीच से। तो ये राइटर की पिक्चर है। लेकिन देखो, इसके अगेंस्ट जो पिक्चर है ना वो ये है, अगर साइंटिस्ट इस प्रकार से ना पॉलिटिक्स में हर एक इशू पे अपनी राय देने लगेंगे खुले आम, फिर तो सारे जो साइंटिस्ट वाले संस्थान है ना, रिसर्चर्स हैं, वो पॉलिटिक्स के नाम पे डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग पार्टीज के पक्ष में मुड़ जाएंगे, फिर वो ठीक से रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्ट जहां पे काम करते हैं यानी उनके संस्थान, वहां पे भी पॉलिटिक्स होने लगेगी। तो कहने का मतलब यह है, उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, उनको जो काम दिया गया है कि साइंस का इस्तेमाल हो समाज की बेहतरी के लिए, वो बाद में सरकार का काम है कैसे वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगी, कैसे वो साइंस का यूज करेगी। तो साइंटिस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे। उनकी मेन जो ड्यूटी है वो है देश में अच्छी रिसर्च करना, देश में अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आना। समझ गए? तो ये दूसरा व्यू है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपका क्या व्यू है, साइंटिस्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के फैसलों से संबंधित हैं 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी ना, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए वो इस प्रकार से हैं। एक तो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ना, इन पे 28% जीएसटी लगाने का सरकार ने फैसला किया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वालों ने बोला है ये एक प्रकार से डेथ वारंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सरकार का ये कहना है हमने जो ये फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। ऑनलाइन गेमिंग का जिस प्रकार से एडिक्शन हो रहा है, इन एक्टिविटीज़ को सरकार प्रमोट नहीं कर सकती। देखो, हम सब ने देखा कि पिछले कुछ सालों में ना इस प्रकार की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। ये ऑनलाइन रमी, ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशंस की ऐड इतनी ज़्यादा आने लगी हैं। इवन टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 ऐड कर रही है। बहुत सारे लोग पैसा हार जाते हैं, बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो व्यू आते हैं यहाँ पे। क्या सरकार सब कुछ जनता पे छोड़ दे कि जनता के जो मन में आए वो करे, लेकिन या फिर दूसरा पक्ष ये है कि सरकार जो है, हमारे देश की जनता अगर लिटरेट नहीं है तो फिर सरकार एक बार ध्यान दे कि जनता को कोई एक्सप्लॉइट ना करे। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में सरकार को क्या करना चाहिए ऑनलाइन गेमिंग के सिलसिले में। बैन तो सरकार ने नहीं किया, लेकिन सरकार ने सब कुछ ना जनता के भरोसे नहीं छोड़ा कि जनता की मर्जी है, खेले ना खेले। एक प्रकार से ना जनता के बिहेवियर को डिस्करेज करने की कोशिश सरकार ने की है 28% जीएसटी लगा के। अब यहां पे एक और इशू आता है, जैसे गोवा और सिक्किम, दो ऐसे राज्य हैं जहां पे कैसीनो टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, कैसीनो कल्चर बहुत ज़्यादा है।
अब इन राज्यों को ना कैसीनो से बहुत रेवेन्यू प्राप्त होता है, बट सरकार ने कैसीनो पर भी, कैसीनो में जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे भी 28% जीएसटी लगा दिया। तो इन राज्यों को ना कम रेवेन्यू प्राप्त होगा, और ये ऐसे राज्य हैं जो देखो टूरिज्म पर बहुत डिपेंड करते हैं। इस इशू पर ना वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमने इस चीज को एक्नोलेज किया कि ये 2 राज्य जो हैं ये कैसीनो के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, बट वित्त मंत्री ने ये कहा कि देखो मोरल क्वेश्चन ये है कि कंपैशनेट टैक्स ट्रीटमेंट ना एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को मिलना चाहिए जो कि आम जनता यूज करती है। जैसे देखो खाने की चीजें हो गई, अगर इन पे टैक्स को कम किया जाए, जैसे 0% लगता है कई सारे प्रोडक्ट पे, तो वो ज्यादा सही है, बजाय इसके ये एडिक्शन वाली जो चीजें हैं, बैटिंग वाली जो चीजें हैं, इन पे टैक्स रेट को कम करना। इसके अलावा वैसे देखो जीएसटी काउंसिल में फैसले तो और भी लिए गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वाला जो डायलेमा है कि जीएसटी लगाया जाए ना लगाया जाए, और फैसले जैसे कि एपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी संबंधित मामले बहुत सारे अटके हुए हैं, एपीलेट ट्रिब्यूनल गठित नहीं हुई है। तो इस काउंसिल की मीटिंग में ना बता दिया गया मेंबर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, क्या टर्म्स होंगे, और धीरे धीरे अब एपीलेट ट्रिब्यूनल गठित की जाएंगी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूटीज में। तो ये 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंधित, मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो साइंस एंड टेक का एक आर्टिकल है जो बताता है क्या लिंकेज है टीबी और डायबिटीज की प्रॉब्लम में। देखो आंकड़े की बात करें, हमारे देश में ना 74.3 मिलियन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है और 2.6 मिलियन लोगों को हमारे देश में टीबी है। बट देखो लिंकेज ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज है ना, उन लोगों में खतरा बढ़ जाता है टीबी होने का, और अगर डायबिटीज वाले लोगों को टीबी हो गया है तो वो और ज़्यादा रिस्क में आ जाते हैं। ऐसे लोगों में जिनको ऑलरेडी डायबिटीज थी, अब टीबी भी हो गया, अब ऐसे लोगों का टीबी ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर थी, शरीर ऑलरेडी कमज़ोर था, और अब टीबी भी हो गया। टीबी के इलाज में समय लग जाता है, टीबी वाले बैक्टीरिया की ताकत को कम करने में समय लग जाता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर डायबिटीज़ भी हो तो काफ़ी चिंता की बात हो जाती है। समझ गए बात क्या है? मतलब 2 लोग हैं, एक रवि एक सुनीता। रवि को मान लीजिए सिर्फ डायबिटीज़ है और सुनीता को डायबिटीज़ प्लस टीबी दोनों हैं। तो सुनीता का इलाज मुश्किल से होगा, सुनीता को बहुत दिक्कत आएगी एज कंपेरिजन टू रवि। बट देखो हाल ही में पुणे में एक स्टडी हुई जिसमें यह सामने आया कि अच्छा न्यूट्रिशन अगर दिया जाए तो सुनीता जैसे लोगों का भी इलाज संभव है जिनको दोनों है डायबिटीज़ प्लस टीबी। तो सॉल्यूशन ये है, ऐसे लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, पर्सनल केयर की जाए डाइट संबंधित, तब ऐसे लोग भी फिर लड़ सकते हैं दोनों चीज़ों से। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब लास्ट में समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला आर्टिकल डिस्कस किया। इसमें पिटिशनर का केस ये था कि वो सिक्योरिटी चाहते थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपने शादी नहीं की है और इस्लाम में ये सब चीज़ें करना गलत है, जैसे कि देखो शादी से पहले किस करना, टच करना, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ना, उस पर जज को फोकस करना था, बट उन्होंने सोशल मोरालिटी पे फोकस किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कि सुप्रीम कोर्ट भी है लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं करता है। बट राइटर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ना अलग अलग जजमेंट्स में पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड किया है। काफ़ी सारे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, जैसे जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, नवतेज जौहर केस, ये वाला सेम ही है। इसके अलावा लता सिंह केस 2006 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की ड्यूटी है सुरक्षा प्रोवाइड करना, पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करना। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट के साथ कंसर्न है क्योंकि ये सोशल मोरालिटी पे फोकस करता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे। थियोलॉजिकल कोर्ट के हिसाब से जजमेंट दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया क्या साइंटिस्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। राइटर तो देखो एक पक्ष लेते हैं कि हाँ साइंटिस्ट सोसाइटी का पार्ट है, उनको होना चाहिए, साइंस और सोसाइटी के बीच में रिलेशन है, और इंडिया का तो ट्रेडिशन रहा है कि साइंटिस्ट यहाँ पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, मेघानंद साहा जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन डी कोसाम्बी और केमिस्ट अमूल्य रेड्डी, ये सारे साइंटिस्ट थे बट ये भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए। और नेक्स्ट पॉइंट, एकेडमिक फ्रीडम को देखो जुडिशियल सपोर्ट भी मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टाफ पे नहीं लागू होते। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था कि
रूल्स अप्लाई हों तो भी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स तो मिले ही हुए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में इन क्वेश्चन का आंसर्स आपको देना है। pwonlyis.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।